सो वेलकम एवरीवन, दिस इज़ विकास कटराल क्लासेस। मैं विकास कटराल आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश की क्लास में ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में जब पूछ लिया जाता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि हमें उनका मतलब नहीं पता होता है और उनका एक्चुअल आंसर नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर। तो आज शुरू करते हैं हमारी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की फ़र्स्ट क्लास। हम हर हफ्ते आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास के साथ साथ वो कैप्स भी कराते रहेंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, आज से हमारी सैटरडे और संडे, नेक्स्ट सैटरडे और संडे से आपको प्रैक्टिस का सेशन मिलेगा, जहाँ पे हम आपको फाइंड द एरर कराएंगे और जितनी भी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं आपके एग्ज़ाम्स में जिनको आपको सॉल्व करना होता है उनके बारे में जानते रहेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है ईडियम्स एंड फ्रेज। ओके, जिसका मतलब होता है बेटा मुहावरे और लोकोक्तियाँ। क्या? मुहावरे और लोकोक्तियाँ। देखिए, आपने हिंदी में बहुत बार मुहावरे पढ़े होंगे और उन्हें आप आसानी से समझ भी लेते हो, क्योंकि हमारी इंग्लिश, हिंदी क्या है, मदर टंग है, हमारी वो मातृभाषा है, इसलिए हम उसे बहुत आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या। तो आज शुरू करते हैं। पहले आपको एक हिंदी के एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मुहावरों में, मतलब ईडियम और फ्रेज़ में आपको क्या करना पड़ता है, क्या शर्तें हैं इनकी जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे एक हिंदी के एग्जाम्पल से। तो लीजिए, जैसे बेटा आपके सामने ये लिखा हुआ है, ऊँट के मुंह में जीरा। आपने इसे पढ़ा भी होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये ऊँट के मुंह में जीरा एक क्या है, मुहावरा है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अनुचित मात्रा में किसी को ज़रूरत से कम चीज़ें देना, उसी को कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा कम। ठीक इसी तरह से इंग्लिश में भी ईडियम्स होते हैं। अब सुनिए इनकी कंडीशन क्या है। शर्त ये है कि जैसे यहाँ पर लिखा ऊँट के मुंह में क्या, जीरा, तो बेटा आप जीरा ही बोलोगे, आप यहाँ पर सौंफ नहीं बोल सकते। जैसे आप अगर करना चाहो कि ऊँट के मुंह में सौंफ बोल दें तो भी बात चलेगी, तो बेटा बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस में यही चीज़ इंग्लिश में भी होती है कि जैसे आप हिंदी में जीरा का सौंफ नहीं कर सकते, मतलब किसी भी मुहावरे का आप मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, तो आप इसी तरह से मुहावरे के जो सेंटेंस हैं, ईडियम्स के सेंटेंस हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। आपको उनके मतलब समझने पड़ेंगे कि किसका क्या अर्थ निकलता है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला ईडियम। तो हमारा पहला ईडियम है रब साल्ट इनटू द वाउंड। रब साल्ट इनटू द वाउंड। देखिए, रब मतलब होता है रगड़ना, साल्ट मतलब नमक, इनटू द वाउंड, वाउंड मतलब होता है जख्म, जख्म पर नमक रगड़ना। इसका हिंदी में मतलब निकलता है जले पर नमक छिड़कना। क्या निकलता है बेटा? जले पर नमक छिड़कना। अब इसे ऐसे समझिए, ये आपका इंग्लिश का ईडियम है, मुहावरा है, जिसको बोला गया है रब साल्ट इनटू द वाउंड। आप इसको कुछ और नहीं बोल सकते, आपको एग्जैक्टली यही सेंटेंस बोलना है, ये जो दिया गया है, बस इसके मतलब को समझना है। तो मतलब को समझते हैं, रब साल्ट इनटू द वाउंड, कि किसी के जले पर नमक छिड़कना। जैसे कि बेटा एक चीज़ देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बगल का या हमारा दोस्त कोई एग्ज़ाम देने गया, वो पास नहीं हुआ, तो हम गए उसको मिठाई लेकर चले गए कि भाई बधाई हो, आप पास हो गए। तो इसी को कहते हैं एक तरह से। तो इससे क्या होगा, उस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, गुस्सा जाएगा, गुस्सा करेगा। तो इसी को कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। तो इसको कहते हैं हम रब साल्ट इनटू द वाउंड। बहुत ज़्यादा एसएससी में पूछे गए हैं, आपके जीडी, सीएचएसएल और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट। नेक्स्ट है टू सी द लाइट। ध्यान दीजिएगा, टू सी द लाइट। अब एक चीज़ सुनिएगा, जैसे वहाँ पर बताया था मैंने ऊँट के मुँह में जीरा, तो बेटा ना वहाँ ऊँट है ना ही कहीं जीरा है, ठीक, लेकिन मतलब निकल रहा है कि बहुत ही कम मात्रा में। तो इसी तरह से समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है टू सी द लाइट, इसका मतलब होता है बेटा जन्म लेना। क्या होता है? जन्म लेना। तो टू सी द लाइट, देखिए सी मतलब होता है देखना, लाइट मतलब होता है प्रकाश। ना ही यहाँ प्रकाश की बात हो रही, ना ही देखने की बात हो रही है। अब बात को समझते हैं, टू सी द लाइट ईडियम बना कैसे। एक बात बताइए, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो उसे रोशनी तो दिखाई नहीं पड़ती, वो अंदर से ही फील करता है, अंदर से ही उसको सारा भोजन मिलता है जो माँ के द्वारा वो अवशोषित करता है। तो इसी तरह समझिए, उसे अंदर सिर्फ ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वो प्रकाश नहीं देख सकता, प्रकाश को बिल्कुल नहीं देख सकता। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, आंखें खोलता है, तो सबसे पहले क्या देखता है, उस अंधकार वाली दुनिया से निकलकर वो सबसे पहले प्रकाश देखता है। तो टू सी द लाइट का मतलब होता है जन्म लेना, की मतलब प्रकाश को देखना, मतलब जन्म लेना। ओके, चलते हैं हमारी नेक्स्ट ईडियम पे। नेक्स्ट है बैग ऑफ बोन्स।
देखिए बैग मतलब होता है झोला, बोन्स मतलब होता है हड्डियाँ, ऑफ मतलब होता है काकी के, मतलब हड्डियों का झोला। क्या चीज़? हड्डियों का झोला। बैग ऑफ बोन्स, इसका सेंस निकलता है कि ना यहाँ पर हड्डी है ना ही झोले की बात हो रही है। एक्चुअली यहाँ पर सेंस निकल रहा है बहुत पतला। ये देखिए आपके सामने दो इमेज दे दी हैं। ये कैसे लोग हैं? इनकी अंदर की हड्डियाँ दिख रही, मतलब ये इतने ज़्यादा पतले हैं कि इनकी हड्डियाँ दिख रही हैं। तो इसी को कहते हैं बेटा बैग ऑफ बोन्स। अब समझिएगा कैसे बेटा। जब शरीर में आपके मांस होता है तो उसे कहते हैं एक हेल्दी बॉडी, लेकिन मांस ही ना हो तो वो बॉडी नहीं, उसे बॉडी क्या कहेंगे? उसे हड्डियों का एक बैग कह दिया जाता है। जैसे आपने बहुत बार सुना भी होगा लोगों से कि हड्डियों का ढांचा घूम रहा है, तो उसी चीज़ को समझते हैं बैग ऑफ बोन्स मतलब बहुत पतला। ये इडियम हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मुहावरा है, नेक्स्ट इडियम है एज हार्ड एज नेल, मतलब इतना कठोर जितने की नाखून। ये देखिए आपके सामने इमेज है। तो एज हार्ड एज नेल का मतलब होता है बेटा हृदयहीन या भावनाहीन, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास फीलिंग्स नहीं है, इमोशन नहीं है, उसे ही हम कहते हैं बेटा क्या कि एज हार्ड एज नेल। ये पर्सन कैसा है? एड हार्ड एज नेल, एज हार्ड एज नेल। तो सुनिएगा, एक चीज़ समझिएगा, जैसे आपका बॉडी का कोई भी पार्ट अगर वहाँ पर कटे तो आपको फील होगा, आपको पेन फील होगा, लेकिन आप अगर नाखून काटो तो आपको ज़रा भी कोई भावनाएं नहीं उठेंगी, ना ही दर्द की ना ही तकलीफ़ की। तो वो क्या है? वो फीलिंग लेस है। इसीलिए इसकी कंपैरिजन की गई है नाखून से कि एज हार्ड एज नेल, नाखून की तरह कठोर, मतलब वो व्यक्ति कैसा? जो हृदयहीन है, भावनाहीन है, उसके लिए एक ईडियम यूज़ होता है एज हार्ड एज नेल। चलते हैं आगे। द नेक्स्ट वन इज गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड। गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड। देखिए गिव मतलब होता है देना, समवन मतलब किसी को, अ पीस माने एक टुकड़ा, ऑफ माइंड मतलब दिमाग का, मतलब किसी को दिमाग का एक टुकड़ा देना। गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड, इसका एक्चुअल मतलब यहाँ पर होता है डांटना। क्या मतलब होता है बेटा? डांटना। देखिए सामने आपको एक इमेज दिख रही है। जब कोई गलती करता है तो हम क्या करते हैं? उस पर चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं और कहते हैं तो ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था। तो वहाँ पर एक्चुअल में हमने किया क्या है? उसे डांटा है, लेकिन डांटने के साथ साथ हमने उसे अपने दिमाग की एक जानकारी उसे दे दी कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे की जाती है, एक तरीका बता दिया उसको। तो अपने दिमाग का एक टुकड़ा ही एक तरह से उसको दे दिया जो कि अपना थॉट था। तो गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है डांटना। और ये सब जितना भी जो कुछ भी हमने उसे समझाया, किस वे में समझाया? डांटने के वे में। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट मीनिंग पर। ध्यान दीजिएगा, गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड मतलब डांटना, ध्यान रखिएगा हमेशा। इसका मतलब होता है स्कॉल्ड, SCOLD। बेटा स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना। ओके, चलते हैं हमारी नेक्स्ट मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट इडियम होता है ओल्ड हैंड। ओल्ड हैंड का मतलब देखिए यहाँ पर ज़रा समझिए। ओल्ड मतलब होता है पुराना, हैंड मतलब होता है हाथ, मतलब पुराने हाथ। अब पुराने हाथ का मतलब यहाँ पर पुराने हाथ से नहीं है, यहाँ पर मतलब निकलता है अनुभवी व्यक्ति। ओल्ड हैंड का मतलब क्या होता है बेटा? अनुभवी व्यक्ति। ये एक मुहावरा है इंग्लिश का जिसका मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो हमसे उम्र में बड़े लोग हैं उनके पास ज़िंदगी का अनुभव है। अब भले ही वो पढ़े लिखे ना रहे हों, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी को जिया है, तो उन्होंने एक टाइम को एक्सपीरियंस किया है। तो वो कैसे होते हैं? एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं। तो ओल्ड हैंड का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो जो लोग अनुभवी व्यक्ति होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके लिए हम क्या ईडियम यूज़ करते हैं? ओल्ड हैंड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की तरफ। ओके, द नेक्स्ट वन इज क्लोज एट हैंड। क्लोज एट हैंड, देखो क्लोज का मतलब आपने बंद पढ़ा होगा। क्लोज का मतलब क्या पढ़ा है? बंद पढ़ा है, लेकिन क्लोज का मतलब नज़दीक भी होता है। क्या होता है? नज़दीक। देखिए आपने बहुत बार कहते सुना होगा कि ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड। तो बेटा ये क्लोज फ्रेंड आप बोलते हो, ये क्लोज फ्रेंड कैसा फ्रेंड है? ये किसी कोई ऐसा फ्रेंड नहीं जिसको आपने ताले में बंद कर दिया है। ये एक्चुअल में आपका बहुत ही नज़दीकी दोस्त होता है। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ज़रूर क्लोज फ्रेंड होगा आपके साथ। तो इसी तरह से क्लोज का मतलब ध्यान रखिएगा हमेशा, दो मतलब निकलते हैं, एक तो नज़दीक, एक बंद। तो यहाँ पर नज़दीक से मतलब है क्लोज एट हैंड, मतलब हाथ भर की दूरी पर। क्लोज एट हैंड का मतलब क्या होता है? हाथ भर की दूरी, मतलब बहुत नज़दीक। जैसे कहे कि वो मेरे से बहुत नज़दीक से निकल गया, बहुत हाथ भर की दूरी से निकल गया, तो क्लोज एट हैंड का यूज़ करेंगे कि आई मिस्ड हिम क्लोज एट हैंड, कि मैंने उसे हाथ की दूरी से खो दिया। समझ में आ रहा है? तो क्लोज एट हैंड का मतलब होता है बहुत नज़दीक। ये इडियम याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज फॉल इनटू द लाइन। फॉल इनटू लाइन, तो देखो बेटा फॉल इनटू लाइन मिले या फॉल इनटू द लाइन, एक ही मतलब है।
इसका मतलब निकलता है अनुशासित हो जाना। अब देखिएगा, आपके सामने समझाने को दो इमेजेस दे रखी हैं हमने। एक तरफ ये भीड़ वाला इलाका है जहाँ पर आदमी तितर बितर खड़े हैं, ये कोई अनुशासन में नहीं है, जिसका मर्जी आ रही है, जहाँ जा रहा है, जहाँ घुस रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ आपके साथ बैंक में जाओ या किसी भी टिकट काउंटर पे जाओ, आप इस तरह से जाओगे वहाँ पर टिकट लेने, तो ये क्या दिखाता है, एक गैर अनुशासित टाइप ऑफ दिखाता है पब्लिक का इकट्ठा होने का, लोगों के इकट्ठा होने का। लेकिन फॉल इनटू द लाइन को ध्यान रखिएगा, लाइन से याद रखिएगा, लाइन कि लोग जब एक कतार में खड़े हो जाते हैं तो वो किस तरह से खड़े होते हैं, अनुशासित होकर खड़े होते हैं। तो इसी को समझिएगा, हमेशा इसको बेस समझ के याद करते हैं। फॉल इनटू द लाइन का मतलब होता है बेटा क्या, अनुशासित हो जाना। ओके, इतना क्लियर है। चलिए अपनी नेक्स्ट मीनिंग पर आते हैं। नेक्स्ट इज आई फॉर एन आई, मतलब आँख के बदले आँख। आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध बात सुनी होगी, गांधी जी ने कहा था, या शायद एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मेरा श्योर है जहाँ तक गांधी जी ने कहा था कि आँख के बदले आँख अगर होगी तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। मतलब अगर जैसे को तैसा करेंगे तो सारे लोग ही कैसे हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे। एक्चुअल मतलब यहाँ पर ये होता है। तो आई फॉर एन आई का मतलब होता है बेटा जैसे को तैसा। अब आप याद करिएगा, बचपन में आपने एक बचपन में आपने एक कहानी पढ़ी है जहाँ पर एक सारस होता है और एक लोमड़ी होती है। लोमड़ी क्या करती है, सारस को खाने पे बुलाती है, तो बेटा वो क्या करता है, थाली मतलब भोजन जो होता है वो प्लेट में देती है। तो लोमड़ी खा जाती है, लेकिन सारस बेचारा ऐसा ही बैठा रहता है, देखता रहता है कि हम कैसे खाएंगे। इसी तरह से फिर वो भी कहता है कि ठीक, दावत बहुत अच्छी लगी, एक दिन आप हमारे यहाँ भी आइएगा। तो भैया जब लोमड़ी पहुँचती सारस के यहाँ दावत करने, तो सारस क्या करता है, जैसा उसने किया था उसी के लिए उसी ने टिट फॉर टैट कर दिया, मतलब बदला ले लिया, सेम टू सेम। टिट फॉर टैट आपने बहुत बार सुना होगा, इसका मतलब होता है जैसे को तैसा। तो उसने क्या किया, एक सुराही टाइप का बर्तन लिया, उसमें उसने खाने को परसा और सियार के सामने दे दिया। अब सियार का मुंह उसमें जाए नहीं, लेकिन सारस ने अपनी चोंच डालकर पूरा का पूरा खा लिया। तो इसी को कहते हैं, इस कहानी को आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा, इसी केस को कहते हैं बेटा आई फॉर एन आई, मतलब आँख के बदले आँख, मतलब जैसे को तैसा। अब सुनो, अगर कह दिया जाए कि ब्लड फॉर ब्लड, मतलब खून के बदले खून, तो उसका भी मतलब बेटा यही निकलेगा, जैसे को तैसा। कह दे हैंड फॉर एन हैंड, हैंड फॉर अ हैंड, तो उसका भी मतलब क्या होगा, जैसे को तैसा। एग्जाम में घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मीनिंग की तरफ, नेक्स्ट ईडियम की तरफ। नेक्स्ट है रॉन्ग साइड ऑफ 50। देखो बेटा, इसका मतलब होता है 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग। ध्यान रखिएगा, लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, रॉन्ग साइड ऑफ 50, रॉन्ग साइड ऑफ 40। कभी अगर 50 लिखा है तो मतलब 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, अगर कह दिया जाए रॉन्ग साइड ऑफ 40 तो 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, रॉन्ग साइड ऑफ 60 मतलब 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग। तो ध्यान रखिएगा, नंबर्स चेंज हो सकते हैं एग्जाम में, लेकिन मतलब चेंज नहीं होगा। रॉन्ग साइड का मतलब यहाँ पर निकल के आ रहा है 50 मतलब उम्र से, इतनी उम्र से अधिक लोग। तो रॉन्ग साइड ऑफ 50 को याद रखिएगा, 50 वर्ष से अधिक लोग। ये देखिए अंकल की आपको एक हमने फ़ोटो भी दे दी है किन्हीं की, तो इमेज से आपको एक माइंड में सेट हो जाएगा कि रॉन्ग साइड ऑफ 50 का मतलब एक्चुअल में है क्या। ओके, तो कभी भी एग्जाम में मिलेगा आप उठा के पटक देंगे कि रॉन्ग साइड ऑफ 50 मतलब 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग कह रहा है, मतलब मैच्योर पर्सन कह रहा है, एक्सपीरियंस पर्सन कह रहा है। तो इस तरह से भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। सॉरी, तो आज की आपकी 10 ईडियम्स हो गई। ओके बेटा, याद रखिएगा, इनको याद करने का तरीका बहुत अच्छे से बता दिया है। आप एक काम करिएगा, नोट्स बनाइएगा तो उसमें हिंट भी लिखते चलिएगा, आपको आसानी रहेगी याद करने में। और हिंट ज़्यादा टाइम के लिए ज़रूरी नहीं है, आप 2-4 बार हिंट का ही सहारा लेंगे, फिर उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगी कि कौन सी चीज़ क्या है, तो दोबारा आपको हिंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। सो बाय एवरीवन, गुड नाइट।